तो बच्चों देखो ये अपना जो आज का जो टॉपिक है, वीडियो थोड़ा म्यूट था तो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसके कारण अपन वापस ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसमें अपन जो बता रहे हैं, कौन सी थ्योरी बताएंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपन को समझानी है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो किसने एक्सप्लेन की थी? पॉलिंग ने। तो पॉलिंग के थ्रू अपन बताएंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती क्या है और इसके अंदर अपन को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि उस समय ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम हो गया था टेक्निकल रीज़न के कारण। तो उसके बाद में जो अपन ये टॉपिक अब रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन दिस थ्योरी वी कैन डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम in the coordination compound. Different orbitals of central atom like s, p, d and orbitals are participate in the hybridizations. तो ये थ्योरी जिसके अंदर एस पी डी ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, और वो भी कौन सी? वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स। और वैलेंस सेल्स के डिफरेंट ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, और पार्टिसिपेट करने के बाद में ये एक बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बनाने के बाद में डिफरेंट ऑर्बिटल्स का अपन हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस थ्योरी के थ्रू अपन का कोई भी ऑर्बिटल्स का या सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पता कर सकते हैं। और पता करने के लिए कुछ पॉइंट है, ये समझा रहे हैं यहाँ पे अपन। इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम लाइक एस पी डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो डिफरेंट ऑर्बिटल्स एस पी डी ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन प्रिपेयर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल बॉन्ड। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? स्ट्रॉन्ग और डायरेक्शनल बॉन्ड बनाता है। और वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। तो वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो उसके अंदर अपन ने बताया कि वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स कैन बी पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बाद में अगला पॉइंट अपन लिखते हैं, पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। इन द हाइब्रिडाइजेशन, इन द हाइब्रिडाइजेशन if inner cells, inner d orbitals can participate then complex is known as complex is known as inner spin complex, and if outer d orbital participate in this process, then it is known as outer spin complex, outer spin complex। तो ये अब आपको अपन ये चीज़ बताते हैं कि क्या क्या इसके अंदर रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, और कैसे अपन किसी भी एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन वापस ये पॉइंट एक बार रिवाइज कर देते हैं, ताकि ये सारी चीज़ें एक बार आपको क्लियर हो जाए किस किस में क्या ध्यान रखना है। बाय दिस थ्योरी वी कैन डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के एटम का हाइब्रिडाइजेशन पता करने के लिए ये थ्योरी पढ़ते हैं, और ये थ्योरी दी किसने थी? पॉलिंग ने। इन दिस, in the coordination compound different orbitals of central atom like s p d orbitals participate in the hybridization। एक वैलेंस सेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं सेंट्रल एटम के, सेंट्रल एटम के बाहर जो है आउटर सेल्स में एस पी और डी ऑर्बिटल्स होते हैं,
वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और यहाँ पर अपन उनका हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन प्रिपेयर स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्शनल बॉन्ड। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा और डायरेक्शनल बॉन्ड बनाएगा। डायरेक्शनल का मतलब एक डायरेक्शन बताएगा आपको कि किस डायरेक्शन में यहाँ बॉन्ड बन रहा है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में लिगेंड जो है वो उस सेंट्रल एटम से कनेक्ट होता है, तब वो बॉन्ड बनता है। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 लिगेंड लगेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल होने के बाद में लगेंगे ये चारों लिगेंड, तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स कैन बी पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंस शेल का मतलब है sp और d जो है इनर सेल्स के ऑर्बिटल्स नहीं होंगे। ये कौन से होंगे? वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल्स जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इन द हाइब्रिडाइजेशन इफ इनर d ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट then the complex is known as inner spin complex, and in if outer orbitals are participate outer d orbitals are participate then it is known as outer spin complex। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। इनर की जगह आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट में लिखूंगा मैं इसको। इनर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो। और आउटर की जगह क्या लिख सकते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये वर्ड इनर और आउटर की जगह आप लिख सकते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन जिसमें डी पहले पार्टिसिपेट हो रहा है या डी पहले आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन में तो लो स्पिन, और डी लास्ट में आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन में तो कौन सा हो जाएगा? आउटर स्पिन कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ इसके आगे एक और पॉइंट है। In the complex, if unpaired electron are present, unpaired electron are present, then it is known as paramagnetic and if paired electron are present, paired electron are present, then it is known as diamagnetic। अगर अपने पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। और हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से हैं तो अपन यहाँ नाम लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। 7वां पॉइंट है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो 2 ऑर्बिटल होंगे और स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर। sp में 2 ही होंगे और लीनियर। sp2 अगर होगा तो sp2 में क्या होगा? यहाँ पर ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर। और sp3 अगर होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और अगर dsp2 होगा हाइब्रिडाइजेशन तो उसको अपन नाम देंगे स्क्वायर, तो इसको अपन नाम देंगे स्क्वायर प्लेनर। और लास्ट में अगर अपन लिखेंगे d2sp3 या sp3d2,
अगर ये हाइब्रिडाइजेशन आता है तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे अपन, ऑक्टाहेड्रल। तो ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, और हाइब्रिडाइजेशन में ये जो ऑर्बिटल्स है ये ऐसे अपन को दिखाना है। एस पी कब होगा, जब दो ऑर्बिटल्स होंगे एस और पी पार्टिसिपेट करेगा तो एस पी। और एस पी टू कब होगा, जब एक एस का और दो पी के पार्टिसिपेट करेंगे एस पी टू। और एस पी थ्री कब होगा, जब एक एस का और तीन पी के। और डी एस पी टू कब होगा, जब एक डी का एक एस का और दो पी के पार्टिसिपेट करेंगे। और डी टू एस पी थ्री और एस पी थ्री डी टू दोनों लगभग एक ही है, और उनका ज्योमेट्री कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो अपन अब एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कैसे इनमें हाइब्रिडाइजेशन करना है और कैसे इनका डायग्राम अपन को बनाना है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर अपन ये डायग्राम बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 4 बॉन्ड बन रहे हैं, उनके अंदर ये डायग्राम समझाना है। कैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अपन इसमें एक्सप्लेन करेंगे। एक एग्जांपल लेता हूँ, फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ NiCN हॉल 4, और इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ रहा है -2। तो ये जो डायग्राम है इसमें निकल साइनाइड जो है उसके डायग्राम देखेंगे अपन, और ये डायग्राम बनाने कैसे हैं ये ध्यान रखना है। सबसे पहले तो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। इसको क्या मानते हैं, x + 4 × -1 = -2। तो x - 4 = -2 और x = 4 - 2 = चार्ज क्या आ गया, +2। तो यहाँ निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आया है, +2 आया है। निकाला कैसे है, साइनाइड पे चार्ज कितना होता है, -1, और वो इक्वल में क्या आ जाएगा, -2। तो जब ये इन दोनों को अपन करते हैं यहाँ पे तो ये चार्ज कितना आ जाएगा, -2, और x = 4 - 2 = क्या हो जाएगा, +2। तो ये चार्ज जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया है निकल का आया। अब निकल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होता है, निकल आता है 28 पे, और इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 और 4s2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे अपन ने बताया ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ निकल जो है +2 में जाना है, या निकल अपन 28 का मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर्गन खुद 18 पे आता है, फिर 3d8 4s2। तो निकल का अपन कह रहे हैं यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2 में आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन गायब करने हैं, और गायब किस में से करने हैं, 4s में से गायब करने हैं। तो मेरे पास बच गया आर्गन 3d8 4s0। हालांकि 4p भी होता है लेकिन वो क्या होता है, 0 है अभी। तो ये ऑर्बिटल्स है, s में नहीं है इलेक्ट्रॉन, p में भी नहीं है, आगे खाली पड़े हैं। लेकिन वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब निकल का यहाँ +2 में यहाँ कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से रहेगा। अब निकल का कॉन्फ़िगरेशन में d के पास में ऑर्बिटल्स है, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको मालूम है। तो dxy dyz dxz ये 5 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, और s में एक ही ऑर्बिटल होता है, और p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो s p d में ये ऑर्बिटल्स होते हैं, और d में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स अपन ने फिल कर दिए हैं डी के अंदर। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका है, 3d का, फिर 4s का, और फिर किसका आएगा, 4p का। तो 3d के अंदर अपन ने 8 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं। अच्छा, s में इलेक्ट्रॉन नहीं है और p में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब s और p में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनके मैंने ब्लैंक छोड़ रखे हैं, खाली छोड़ रखे हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ जो मैंने दिया है साइनाइड जो लिगेंड है, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आता है। अब एक बॉल मानते हैं अपन किसको, इसको सेंट्रल एटम को एक बॉल मानते हैं, और बॉल पे जब भी लिगेंड अटैक करेगा तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। जैसे डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन हैं, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और जो लिगेंड है इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। तो ज़्यादा अगर रिपेल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा अंदर की तरफ। तो अपन कहेंगे यहाँ पे डी के अंदर एक ऑर्बिटल अंदर शिफ्ट हो गया, या अपन कहेंगे ये पेड हो गया, और बाकी के एज इट इज़ रहेंगे, 4s 4p के एज इट इज़ रहेंगे। ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये भी 2 हो गया। ये क्यों हुआ, रीज़न क्या है, डी ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के जो डी ऑर्बिटल है और उस पर कौन अटैक कर रहा है, लिगेंड है। और लिगेंड जब भी आता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब भी आता है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अपन आगे बताएंगे स्ट्रॉन्ग क्या होता है, वीक क्या होता है, लेकिन अभी तक आपको यही ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता है। तो अपन ने यहाँ पेड कर दिया। पेड करने के बाद में ये अपने पास कौन कौन से रह गए, एक एस, अब ये खाली हो गए सारे, एक डी का खाली हो गया, एस का एक खाली पड़ा, और पी के 3 खाली पड़े हैं। लेकिन लिगेंड लगाने कितने हैं, 4 ही लिगेंड लगाने हैं। एक इसमें चला जाएगा साइनाइड लिगेंड, एक इसमें चला जाएगा साइनाइड, खाली है, पहले लो एनर्जी में जाते हैं। इसके बेस पे पहले मैंने डी को भरा, डी भरने के बाद में एस का नंबर आया, और एस के बाद में पी का नंबर आया। तो कहने का मतलब अब जो अपन ने हाइब्रिडाइजेशन किया है, इसमें जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किए हैं वो कौन कौन से होंगे, डी का एक, एस का एक, और पी के 2। तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा, DsP2। जिसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी अपनी, स्क्वायर प्लेनर। और स्क्वायर प्लेनर के अंदर जो एंगल बनेगा वो लगभग कितना बनेगा, 90 डिग्री। अब अपन कैसे पता करेंगे ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक। तो जहाँ पे अपन ने डी में इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे हैं, और फिल कर रखे हैं उसमें सारे के सारे पेड हैं या अनपेड हैं, तो यहाँ दिख रहा है सारे पेड है। पेड है तो यूज क्या करेंगे अपन इसको, डायामैग्नेटिक। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक का मतलब होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और इसमें आगे अपन को कितने ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, 4 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है। वो चारों कौन कौन है, Cn जो है ऑक्यूपाई कर लिया है चारों ऑर्बिटल को। और साइनाइड एक ऑर्बिटल में क्यों आया, क्योंकि साइनाइड के पास है चार्ज माइनस का, और नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को आप फिल नहीं कर सकते हो। तो एक ऑर्बिटल एक लिगेंड एक ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा। उसके बेस पे अपन ने कहा कि चारों ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हो जाएंगे, और होने के बाद में इस ज्योमेट्री को DsP2 स्क्वायर प्लेनर डाई मैग्नेटिक ये वर्ड लिखना है। अच्छा, अपन ने जो इसमें अंदर वाला डी काम में लिया हाइब्रिडाइजेशन में या बाहर वाला, तो अपन ने कहा डी पहले वाला काम में लिया, तो इसको कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे अपन, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या रख दिया अपन ने, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनर सेल्स के डी ऑर्बिटल का पार्टिसिपेट अपन ने किया है। अब इनकी ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं, इसकी ज्योमेट्री बनेगी कैसे। तो इसमें ज्योमेट्री बनाने के लिए अपन, ये निकल है 1 2 3 और 4, और यहाँ पर क्या लगा दिया है, साइनाइड 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 और साइनाइड। ये जो कॉम्प्लेक्स है, और इस कॉम्प्लेक्स पे -2 चार्ज है, तो ये निकल साइनाइड, और इस पे -2, और ये एंगल आपको मिलेगा 90 डिग्री। कितना एंगल मिल जाएगा, यहाँ 90 डिग्री का एंगल अपन को यहाँ मिल जाएगा। और साइनाइड लगे हुए, चारों साइनाइड लगे हुए, और कौन कौन से ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई किया है, DsP2 को। हाइब्रिडाइजेशन का नाम भी क्या होगा, DsP2 स्क्वायर प्लेनर होगा। जब हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो तो स्क्वायर प्लेनर 90 डिग्री डायमैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा, क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड को ये रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा।
तो ये जो चीज़ है, ये सारी चीज़ें अपन को इस टॉपिक के अंदर करनी थी, कवर कर ली अपन ने। अब अपना जो टॉपिक आएगा इसमें, न्यू टॉपिक, वो आएगा इसके बाद में। सेकंड एग्जाम्पल अपन करेंगे, इसके बाद न्यू टॉपिक की तरफ जाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ही करेंगे, और ये एग्जाम्पल है NiCl4 और चार्ज कितना है -2, NiCl4 -2। और अपन को निकल साइनाइड का डायग्राम बना के समझाना है 4 -2, और इसके बाद में यहाँ निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट अपन को निकालना है। इसको x माना निकल को, +4 × -1 = -2, तो x - 4 = -2 और x = 4 - 2, तो x = चार्ज क्या आ गया, +2। निकल पे +2 चार्ज आया है, और +2 चार्ज के बेस पे अगर अपन को इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो निकल जो है वो कितने नंबर पे आता है, 28। और कॉन्फ़िगरेशन में मैंने अभी बताया था आपको, आर्गन लिख देते हैं 3d8 4s2। ये निकल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, आपको इस फॉर्म में लिखना है निकल का। वैलेंस सेल में d में 8 इलेक्ट्रॉन है और s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 28 फिल हो गया। अब निकल का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया, तो निकल +2 करना पड़ेगा अपन को, और +2 करते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर्गन 3d8 4s0, तो 4p भी 0 पड़ा है, क्योंकि 4s के बाद में कौन सा ऑर्बिटल आता है, 4p। 4p अभी खाली पड़ा है, 4s भी खाली हो गया। पहले s में 2 थे, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल के ये गायब हो गए, निकल +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण हुआ। अब अपन बताते हैं d के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं, 5, 1 2 3 4 5। s के अंदर 1, और p के अंदर कितने ऑर्बिटल है, 3। तो ये 3d ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 अपन ने भर दिए हैं, S और P अभी खाली पड़े हैं। तो जब मैंने देखा निकल क्लोराइड है, Cl जो है एक वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड का काम ये होता है, जब भी लिगेंड इसमें सेंट्रल एटम की तरफ आता है तो उतना ज़्यादा रिपल्सन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें पावर नहीं है। पावर नहीं है तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में धक्का नहीं दे पाएगा, या लिगेंड जैसे ही इनके ऊपर आएगा ये इलेक्ट्रॉन अंदर पेयर्ड ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड की कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। अगर सुनेंगे ही नहीं ये, तो बताओ ये इन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में, कितना ही बोल दो तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ऐसे बच्चे हैं, या ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ इस क्लास में बैठे हैं, वो इलेक्ट्रॉन पे इस क्लोराइड का कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ। अगर इम्पैक्ट नहीं हुआ तो इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपन को 4 लिगेंड तो लगाने पड़ेंगे। चारों लिगेंड के लिए कौन सी जगह या कौन सी स्पेस रहेगी अपने पास, S का 1 ले लेंगे और P के तीनों ले लेंगे। तो अब ये जो इसमें लिगेंड लगाना है मेरे को, एक S में जाएगा Cl, और 3 P में जाएंगे Cl, Cl और Cl। अब अंदर वाले का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, अंदर वाले में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब ये चारों Cl इसमें चले गए, और Cl जाने के बाद में अब जब हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग होगी एक S की और 3 P की, तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या बनेगा इसमें, sp3। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन को अपन क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा इसका, sp3। और sp3 वाले का स्ट्रक्चर जो होता है, ज्योमेट्री जो होती है वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में जो एंगल आएगा वो लगभग 109.5 डिग्री। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पड़े हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 2 आएगी। n की वैल्यू 2 अगर अनपेयर्ड पड़े हैं तो उसको कौन सा बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। और अगर इन्हीं में मैग्नेटिक मोमेंट म्यू फाइंड करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है √n × n+2। और ये जो यूनिट आएगी इसकी, बोर मैग्नेटॉन में D एंड F ब्लॉक में अपन ने ये चीज़ बता दी थी आपको। किसी का भी मैग्नेटिक मोमेंट अगर फाइंड करना है
तो म्यू इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस टू हो जाएगा। एन यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ आपको दिख रहे हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो दोनों होने के बेस पे यहाँ अपन ने इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखा है। तो ये म्यू की वैल्यू रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 तो आ जाएगा रूट 8 और इसकी यूनिट क्या रहेगी बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसके अलावा इसका स्ट्रक्चर अपन को बनाना है। अच्छा इसमें स्पिन का कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि आउटर डी ऑर्बिटल काम में लिए ही नहीं अपन ने, तो स्पिन फ्री लिख सकते हैं इसको, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है ये। अब इसके अलावा अपन को इसमें बताना है ज्योमेट्री इसकी। निकल को तो यहीं रखेंगे बीच में 1 2 3 और 4 और चारों जगह क्या लगा देंगे Cl। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो आएगा वो कितना आया है -2 चार्ज आएगा। और इस ज्योमेट्री का अपन ने नाम क्या रखा है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और निकल पे 4 Cl ऐसे लगाने हैं। चार्ज कितना रखा अपन ने -2। तो ये एक कॉम्प्लेक्स अपन को बनाना है इसमें और इस टाइप से अरेंजमेंट करना है। अपना जो इसके बाद में जो टॉपिक आएगा वो है ऑक्टाहेड्रल का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करनी है। लेकिन आज की क्लास में अपन यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बताएंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे अपन समझाएंगे। तो बच्चों ध्यान यही रखना है, आपको बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है इस टॉपिक के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन फिलिंग आने के बाद में आपको कैसे हाइब्रिडाइजेशन पता लगाना है। 4 ऑर्बिटल होंगे, 4 लिगेंड है तो 4 ऑर्बिटल काम में लेने हैं। और 4 ऑर्बिटल के बेस पे अगर कौन कौन से ऑर्बिटल ले रहे हैं अपन, एक s का और 3 p के ले रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम भी क्या रखना है sp3। और sp3 जिसका होगा उसको ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं टेट्राहेड्रल पैरामैग्नेटिक स्पिन फ्री लिख सकते हैं और टेट्राहेड्रल ये ज्योमेट्री इसकी आएगी। तो आज की क्लास में अपन यहीं तक रखते हैं, आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।